हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो वीडियो है साधारण बातचीत रहने वाली है, क्योंकि आपके एचपीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट के काफ़ी से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का यहाँ पे जो डाउट है उसको लेकर चलेंगे। स्पेशली फॉर एचपीटेट की बात करेंगे, जैसे कि एचपीटेट क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स आपको लेने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो है एचपीटेट का एग्ज़ाम आप जो है किस सेमेस्टर में दे, किस ईयर में दे कि आपका उसको वैलिड माना जाए, इसकी बात करेंगे। तीसरी बात है, लास्ट के आपके पास 15 से 16 दिन बच के हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम क्या बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे क्या आप जो है एचपीटेट क्लियर करने के बाद सीधे आप टीचर बन पाते हो, या फिर इसके बाद आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके लिए कितना समय चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए। ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे इस वीडियो के अंदर। छोटी सी साधारण सी बातचीत आपके रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से जितने डाउट है वो आपके लगभग हो जाएंगे क्लियर। बाकी नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके कमेंट सेक्शन इस वीडियो के स्पेशली मैं देख लूँगा अगर किसी के कोई डाउट यहाँ पे रहते हैं। सबसे पहली बात है, एचपीटेट क्लियर करने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आपको एचपीटेट देना है। एचपीटेट जो है एचपी बॉस आपके कंडक्ट करवाता है 8 विषयों में, 8 सब्जेक्ट में, लेकिन इस बार जो आपके पास हो रहा है ये 7 का हो रहा है। इसको अगर छोड़ दे, आगे पीछे भी अगर आप वीडियो को देखें तो 8 विषयों में एचपीटेट जो है आपके होता है, जो कि एचपी बॉस आपके कंडक्ट करवाता है। बात की जाए इसके सिलेबस की, सिलेबस इसका कहीं निर्धारित नहीं होता। एक आपको पैटर्न इसका समझना होता है, एक क्राइटेरिया इसका समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे खुद से अपना सिलेबस तैयार करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। दूसरी बात, यहाँ पे एचपीटेट क्लियर करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो चाहिए, एचपीटेट कौन कौन दे सकता है। अगर आपने बीएड की है, डीएलएड की है, यानी कि जेबीटी आपने की है, तो आप एचपीटेट यहाँ पे दे सकते हैं। जेबीटी टेट अलग होता है, बीएड वालों के लिए टेट आपके अलग होता है। बीएड के अंदर आपके पास टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल आपके पास सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल सभी टीजीटी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जब भी टीजीटी की बात होगी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल इसमें सारे इंक्लूड आपके होंगे। जब भी जेबीटी की बात होगी, जेबीटी में आपके पास सारे जेबीटी प्रशिक्षु जितने भी है डीएलएड वाले वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो जेबीटी टेट आपके पास कौन कौन दे सकता है, तो फिलहाल तो अभी अगर आप देखें तो अभी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है, कोर्ट में पेंडिंग रीजन है। तो यहाँ पे जो है बीएड भी एलिजिबल थी, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपके पास सीटेट का जो एग्जाम होता है, सीटेट का जो एग्जाम पेपर 1 आपके पास और सीटेट पेपर 2। पेपर 1 आपके जेबीटी वाले भरते हैं, पेपर 2 आपके पास जेबीटी और बीएड दोनों आपके भरते थे। ठीक है, सीटेट के ठीक उसी तरह जो है एक एनसीटी की गाइडलाइंस आपके आई, और उस एनसीटी गाइडलाइंस ने क्या कहा कि यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग आपके पास पेपर 2 के लिए आपके पास, माफ कीजिएगा ये आपके गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसा नहीं आपके पास है। पेपर 2 ओनली बीएड वाले भर सकते हैं, जबकि पेपर 1 है, पेपर 2 आपके जेबीटी और बीएड दोनों भर सकते हैं, ये वाली बात। अब यहाँ पे एनसीटी गाइडलाइंस कहती है कि अगर आप जो है 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप प्रशिक्षित हुए हो, तो आप जो है प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो सेंटर में ये व्यवस्था है। तो एचपीटेट के अंदर भी यही व्यवस्था आपके लागू करने की कोशिश की गई, जो कि आपके पास एक विवाद पहले से था जेबीटी वर्सेस बीएड, और तो यहाँ पे फिर से ये विवाद आपके आया, और इस कारण आपके पास जो दिसंबर में टेट होना था वो आपके नहीं हो पाया जेबीटी वाला, क्योंकि जेबीटी टेट को जो है भरने के लिए अनुमति आपके दे दी थी बीएड वालों को भी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले बीएड वाले जेबीटी टेट नहीं देते थे, एचपी के अंदर जेबीटी टेट बीएड वाले पहले भी दे रहे थे। ठीक है, बस फर्क इतना था कि हाईलाइटेड नहीं था, और आपके एचपी बॉस ने इसको मान्यता आपके नहीं दी थी। मान्यता दी थी नहीं दी थी इसके बारे में कोई क्लैरिटी थी नहीं एक्चुअल में। तो यहाँ पे जेबीटी जो टेट है पहले भी बीएड वाले दे रहे थे, और आपके पास बाद में भी। लेकिन अभी हम बात करें तो फिलहाल अभी जो व्यवस्था है जिसके ऊपर विवाद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जेबीटी टेट जेबीटी वाले दे सकते हैं और बीएड टेट आपके पास बीएड वाले, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, अब आपके पास जेबीटी है, बीएड है, ठीक है, जेबीटी वाले जेबीटी दीजिए, बीएड वाले बीएड दीजिए। अगर व्यवस्था ऐसी आती है, कोई नोटिफिकेशन बाद में ऐसी आती है कि जहाँ पे एलिजिबल किया जाता है तो अलग बात है, जहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो भी अलग बात आपके पास है, उसको छोड़ देती। कितने मार्क्स आपको लेने होते हैं इसके लिए, तो इसको लेने होते आपके पास 90 और 82। अब 90 मार्क्स किसे लेने होंगे, जो आपके पास जनरल कैटेगरी से आपके पास आएंगे उनको 90 मार्क्स लेने होते हैं। इनको फीस में कोई रिजेक्शन आपके पास नहीं देखने को मिलेगा। 82 किसे लेने होते हैं, जो भी आपके पास एससी एसटी ओबीसी, जितने आपके पास एससी एसटी ओबीसी के अंदर आते हैं, इनको यहाँ पे फीस में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, और आपके पास यहाँ पे जो है मार्क्स में भी रिलैक्सेशन इनको मिल जाता है। तो टोटल कितने में से होगा, 150 में से। 150 में से अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हो तो 82 लेने पड़ते हैं, अगर आप जनरल से हो तो आपको फिर यहाँ पे 90 मार्क्स यहाँ पे लेने होते हैं।
तो जिनके 90 मार्क्स आ गए, जिनके 82 आ गए, 82 का मतलब है 82 पॉइंट पर भी 82 आ गए तो पास माना जाएगा, मार्कशीट उसकी आ जाती है। 90 आ गए तो आपके पास माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 91 लेने या 82 से 83 लेने, पहली बात। दूसरी बात आपके जो हम करेंगे यहाँ पे किस सेमेस्टर में आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको देना है HPTET, तो HPTET अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में देते हो तो भी वैलिड होगा, फोर्थ सेमेस्टर में देते हो तो भी वैलिड होगा, फर्स्ट ईयर मानकर चलिए तो भी वैलिड होगा, लास्ट ईयर कह लीजिए, सेकेंड ईयर कह लीजिए, क्योंकि सेकेंड में ही आपके पास 2 वर्षों का आपके पास रहता है, तो सेकेंड ईयर में आपके पास वैलिड होगा। अब पहले क्या व्यवस्था थी कि पहले आपके पास इसको जब अपियरिंग में भरा जाता था तो एक मिथ आपके था। वो मिथ क्या था कि आपके पास जो है अगर आप HPTET जो है फाइनल ईयर में भरते हो या फिर सेकंड ईयर में भरते हो, चाहे GBT में हो चाहे आपके पास BEd में हो या फोर्थ सेमेस्टर में भरते हो, तभी वैलिड होगा, फर्स्ट सेमेस्टर वाला वैलिड नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो एक बार जो NCERT की गाइडलाइंस आपके ध्यान से पढ़ लेना। उसमें आपके 2 व्यवस्था की गई है। 2 व्यवस्था क्या है? पहली व्यवस्था आपके पास है कि अगर आप जो है स्टेट टेट में आपके पास जो भी हो, जैसे कि HPTET है और CTET, इसको आप एक बार दे दिया जाए। पहले आपके पास 7 वर्षों के लिए होता था, लेकिन इसको NCERT की एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको जो है लाइफ टाइम के लिए कर दिया। अब आपको सिर्फ एक बार यहाँ पे HPTET क्लियर करना होता है और CTET भी एक ही बार आपको क्लियर करना होता है, पूरे जो है लाइफ टाइम के लिए। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले 7 ईयर में आपके पास ये एक्सपायर हो जाता था। 2011 के बाद जितने भी पास आउट है HPTET के और CTET के, वो सारे लाइफ टाइम आपके माने जाएंगे। दूसरी व्यवस्था क्या की गई? दूसरी व्यवस्था ये की गई कि अगर जो है आप यहाँ पे स्टेट टेट के अंदर या फिर आपके पास HPTET के अंदर, ये वाली बात करें कि यहाँ पे जो 7 वर्षों की आपको मान्यता दी गई है, तो यहाँ पे क्या आपके पास पहले सेमेस्टर में वैलिड होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने एडमिशन ले ली है, सिर्फ एडमिशन तक आप समझ लीजिए कि अगर आपने एडमिशन ले ली है, आपने अभी 10 क्लासेस लगाई है, उसके बाद नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन के बाद आपने फॉर्म फिल किया, मान लीजिए आपको 2 मंथ भी नहीं हुए हैं BEd और DL के अंदर, तब भी आपने फॉर्म फिल कर लिया और आपका हो गया, तो वो वैलिड आपका माना जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, किसके अकॉर्डिंग माना जाएगा? तो यहाँ पे NCERT की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग HPTET आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी अब वैलिड माना जाता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, NCERT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जिस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2011 के बाद जो है HPTET और CTET पास करने वाले जितने भी छात्र हैं वो सभी लाइफ टाइम आपके पास यहाँ पे वैलिडिटी उनकी दी जाएगी। तो ये वाली बात होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे जो है मार्क्स आपके हो गए, वैलिडिटी की बात कर ली कि कब वैलिड होगा कब नहीं होगा, तो यहाँ पे अब वैलिड ही अपेयरिंग में भर दीजिए, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास आगे कंसीडर आपको नहीं किया जाता है बाय द वे फर्दर प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है NCERT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सीधे कोर्ट में जाकर आप केस कर सकते हैं कि जब NCERT ने कहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में वैलिड है मतलब वैलिड है, तब आप इसको इनवैलिड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात करेंगे लास्ट के कुछ दिन आपके पास है, कैसे तैयारी करनी, स्ट्रेटेजी आपके पास क्या रहेगी लास्ट के 15-16 दिन के लिए। पहली बात, नई चीज़ें ना पढ़ें। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर, 5 ईयर नहीं है तो लास्ट 5 एग्जाम भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया है लास्ट 5 एग्जाम पढ़े 5 ईयर की बजाय, क्योंकि 5 ईयर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो लास्ट 5 एग्जाम आप देखें, एक बात यह है। दूसरी बात, जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए। एक चीज़ मैंने देखी है सेशन के अंदर, जो मैं आपके पास सेशन जैसे संडे सेशन आपके चल रहे हैं आजकल, जब आपकी ये वीडियो है अभी इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय सेशन आपके बंद हो जाए। तो इस संडे सेशन के अंदर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है। क्या रियलाइज़ की है कि जो स्टूडेंट आपके रिवाइज़ नहीं करते वो चीज़ें आपके भूल भी जाते हैं और ऑप्शन देकर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन लगते हैं सही एक जैसे, और हर ऑप्शन की अपनी एक महत्ता होती है। तो ऑप्शन जो रखे जाते हैं वो कुछ सोच समझ के रखे जाते हैं। तो प्रॉपर रिवीजन कीजिए। लास्ट के 15 दिन आपने नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, रिवीजन 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 और रिवीजन, और कुछ नहीं। ठीक है, और आपके पास जो 5 एग्जाम हैं इनको मॉक टेस्ट के तौर पे लीजिए। अगर मॉक टेस्ट आपके पास है तो बेहतर है, अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लास्ट 5 एग्जाम जो थे इनके विद ऑप्शन इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब लास्ट के 5 डेज, लास्ट के 5 डेज में आपने क्या करना है, लास्ट के 4 डेज मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आप कैसे लगाएंगे? अगर मॉक टेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने मॉक टेस्ट की फॉर्म में लगाना। OMR शीट लेना, सर्कल वाली, कोई भी एक पेपर उठाया, बेशक आपने वो पेपर पहले सॉल्व किया है कोई बात नहीं, उस पेपर को उठाना, उस पेपर में फिर से आपके पास समय देखना कि आपके पास इतना निर्धारित समय है, एक निर्धारित समय के अंदर आपको जो है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
ठीक है। इस तरह से लास्ट के 4 डे में आप 4 मॉक टेस्ट लगाइए। और जो लास्ट दिन आपके पास होगा, लास्ट दिन मानकर चलिए जैसे कि इस बार एग्जाम आपके पास 29 को है, तो 28 की अगर मैं बात करूं तो 28 के शाम को 6 बजे के बाद पढ़ना मत, कुछ भी नहीं, सो जाना आराम से और सुबह उठना आराम से 7-8 बजे। बस इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी कोई हो नहीं सकती, जो मुझे पर्सनली यहाँ पे लगता है। बाकी एचपीटेट बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम है। कोई और डाउट आपके रहे होंगे तो मुझे बता देना। बाकी जो है आपके पास अभी जो है कुछ दिन है, अभी जिस वीडियो को अगर आप जल्दी देख रहे हो तो कुछ दिन आपके पास है, तो कुछ डाउट आपके मन में जैसे कि वैलिड होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। सीधा एग्जाम अब आपने भर दिया है, तैयारी आप कर रहे हो, निस्संदेह आप जो है बेहतर तैयारी कर रहे हो, तो बेहतर तौर पे जो अपना बेस्ट दीजिए, बजाय इसके सोचने की वैलिड होगा या नहीं होगा। फीस जब दे दी है तो तैयारी भी कीजिए। बाकी मिलते हैं आपके पास संडे सेशन के अंदर। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आगामी एग्जाम के लिए अभी से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।